Hello everyone. So in this video I will discuss remaining questions of Bihar APO paper held on 7th of Feb. This is set D. Okay, so in this video I will discuss question number 51 onwards. मैं इसके पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक डिस्कस किया है. पहले आप उसे देखिए, फिर कंटिन्यूएशन में इसे देखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. तो कौन से आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते? तो वो ऑप्शन लाइक सी करेक्ट होगा, 20 एंड 21. और आपको ये आर्टिकल नंबर 359 चैप्टर लाइक पार्ट 18 में देखने को मिलेगा. ठीक है, पार्ट 18 जो है वो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है. इसका एक्सटेंशन है आर्टिकल नंबर 352 से लेके आर्टिकल नंबर 360 तक, और उसी में आर्टिकल नंबर 359 ये बात कहता है. एक और आर्टिकल जो कि लोग कम पढ़ते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल नंबर 358 है. इसका कॉन्सेप्ट सारे लोग पढ़ लेते हैं बट ये नहीं पता होता कि ये बात कहीं कहाँ गई है कि आर्टिकल नंबर 19 और लाइक ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के लगते ही. ठीक है, तो ये बात आपकी आर्टिकल नंबर 358 में कही गई है, और ये बात कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, ये बात आपकी आर्टिकल नंबर 359 में कही गई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बात करता है डेमोक्रेसी एंड Federalisms are essential feature of a constitution and basic feature of its structure. This observation was made in S.R. Bommai versus Union of India case by. तो किसने ऐसी ऑब्जर्वेशन की थी? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिकॉज एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो ये केस था, इसको इसमें जो मेन जस्टिस थे जिन्होंने प्रोनाउंस की थी जजमेंट, वो एस.आर. पांडियन ही थे. तो मेरे हिसाब से एस.आर. पांडियन यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ स्टैब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 315 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, और पार्ट जो आपका 14 है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से बात करता है. 310 में टेन्योर दे रखा है इनका, कितना होगा? ठीक है, 320 में फंक्शन की बात की गई है. ठीक है, और 325 तो इस पार्ट में ही नहीं आता, और 315 जो है उसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ये बात करता है, यहाँ पे रिट्स हैं. तो द रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स और यूसर्प्स एनी ऑफिस to inquire by what authority he supports his claim is known as. तो यहाँ पे भाई ये पूछा गया है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आप किस अथॉरिटी से उस पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो इसको जानने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है? तो को वारंटो की रिट इशू की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. अब बाकी रेट्स को देख लेते हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं. मैंडेमस की है और हीबिस कॉर्पस की है. तो हीबिस कॉर्पस आप सबको पता होगा. हीबिस कॉर्पस का मतलब होता है कि किसी को अगर इलीगल डिटेन कर लिया गया है, इलीगली उसे रखा गया है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हीबिस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है. और कोई अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को बोलना है कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप अपना अच्छे से काम कीजिए, तो उसके लिए मैंडेमस की इशू की जाती है रेट. और जो सर्सुलरी की इशू की जाती है रेट, वो तब की जाती है ये जो हायर कोर्ट है ये आपका सबऑर्डिनेट जुडिशरी या ट्राइब्यूनल को रेट इशू करता है. ठीक है, और लाइक जो सर्सुलरी की रेट है वो इशू की जाती है जब कोई केस जो है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन ने से किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कर दिया हो, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो तब भी उसने डिसाइड कर दिया हो, तो तब इशू की जाती है सर्सुलरी.
अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट पूछा है। ठीक है, तो वो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, बाद में उनको बताया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वही वोटिंग करके स्पीकर को चुनते हैं। तो नेक्स्ट है, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है राज्यसभा को विधान परिषद से। तो यहाँ पे पावर ऑफ इम्पीचमेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा। दूसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, तीसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर और तीसरा है टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट पावर ऑफ इम्पीचमेंट इन माय ओपिनियन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके लिए इलेक्शन नहीं करती है। तो ऑप्शंस आर लोकसभा का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी वही करती है, राज्यसभा के इलेक्शन ही वही करती है। अगर लोकल बॉडीज़ की बात करें तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे नॉट पूछा गया है, आंसर लोकल बॉडी सही होगा। अगर मैं बात करूँ अभी की, तो इलेक्शन कमिश्नर अभी जो हैं वो आपके सुनील अरोरा हैं। ठीक है, और तीन टोटल मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा हैं और 2 और इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और राजीव कुमार हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन की, तो आर्टिकल नंबर 324 इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while considering the validity of proclamation of emergency under article 356 said that the proclamation is subject to judicial review. Which one of the following is that case? तो किस केस में ये कहा गया था कि जो 356 में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, इमरजेंसी लगती है, वो जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में आएगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जजमेंट है, जस्टिस पैंडाइन ने ये जजमेंट अनाउंस किया था, उसमें ये कहा गया था। और इमरजेंसी की बात करूं तो फिर से बता देती हूँ, पार्ट 18 सेक्शन आर्टिकल्स 352 से लेके 360 तक जो हैं वो इमरजेंसी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली लॉज आर देयर। तो फैमिली लॉज किस लिस्ट में आती है, आपको पता होगा 7th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। और यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन के पास पावर है लॉज बनाने की, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के पास पावर है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है कि वो लॉज बना लें। तो फैमिली लॉ के मैटर्स कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं और कंकरेंट लिस्ट में भी एंट्री नंबर 5 में ये बात दे रखी है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट हु इज़ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें करंट की तो बात की नहीं गई है। करंट जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 8 अगस्त को हुई थी और जो जीसी मुर्मू हैं ये वही जीसी मुर्मू हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। आई थिंक गवर्नर नहीं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे आपका आई एम नॉट गेटिंग द नेम किसको अपॉइंट करते हैं, बट वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसे अपॉइंट किया गया था एज इन्हें अपॉइंट किया था जीसी मुर्मू को और 8 अगस्त को, और इन्हीं को बाद में जो है वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसके पहले अगर मैं बात करूं तो राजीव महर्षि जो थे वो आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो क्योंकि जीसी मुर्मू का नाम आपके लिस्ट में नहीं है तो आंसर राजीव महेश्वरी करेक्ट होगा। तो आई थिंक ये पेपर लॉकडाउन के पहले ही सेट कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पुरानी जीके है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि blindness is not a disqualification to become a member of UPSC, in which case it has been declared। तो किस केस में ये बात डिक्लेयर की गई थी कि जो ब्लाइंडनेस है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी किसी व्यक्ति की अगर उसे मेंबर ऑफ यूपीएससी बनना है। तो ये केस है जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1993 का। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, बिहार का पेपर था, लास्ट में स्टेट ऑफ बिहार था, आप रिस्क ले सकते थे। स्टेट ऑफ बिहार था तो यही आंसर होगा, ऐसे ही आप रिस्क ले सकते थे, बट हमेशा ऐसी रिस्क सही नहीं होती हैं। ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो पार्ट 14 में आपका यूपीएससी से रिलेटेड आपको प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाय। तो सबको पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 एंड 136 और लाइक हाई कोर्ट के लिए 226 एंड 227। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस इज प्रोवाइडेड अंडर। तो टोटल हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं 11, पहले 10 होती थी, 86 अमेंडमेंट से 11 हो गई हैं। और आप मैं आपको ये बोलूँगी कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1 2 3 करके याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है ये आपका 9th होगा। ठीक है, तो 9th जो है वो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस से रिलेट करता है। ठीक है, और जो ई है ये 5th है, ये प्रमोट हार्मनी से रिलेट करता है। एफ जो है ये हेरिटेज से रिलेट करता है और 51A जे एक्सेलेंस से बात करता है। तो यहाँ पे आंसर आई होगा करेक्ट, मतलब ए। 64 कहता है एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड अंडर। तो एंसिलरी पावर कहाँ दे रखे हैं, आर्टिकल 140 में दे रखे हैं। ठीक है, और 138 की बात करूं तो ये एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। 139 की बात करूं तो ये कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स की बात करता है। और 147 की बात करूं तो इंटरप्रिटेशन की बात करता है। और 140 यहाँ पे आंसर होगा, ये एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है आर्टिकल 371C ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ। तो 371C आर्टिकल पूछा है, सी रिलेट करता है आपका मणिपुर से। ठीक है, ए जो है वो नागालैंड से, 371A नागालैंड से बात करता है। असम से 371B बात करता है और आंध्र प्रदेश से 371D बात करता है। और आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड है वो आपका 371E बात करता है। ठीक है, और ये आपके जो है पार्ट नंबर 21 में आपको स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलेंगे इन रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड सिंधी लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज की बात की गई है कि कौन सी अमेंडमेंट ने सिंधी लैंग्वेज को इंसर्ट किया था। तो आपको पता होगा 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये आपका लैंग्वेज से रिलेट करता है और इसमें अभी एट प्रेजेंट 22 आपकी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। और उसमें सिंधी लैंग्वेज जो है ये आपकी 21st अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई थी। 21st अमेंडमेंट 1961 में हुई थी। ठीक है, और मैं लैंग्वेज से और भी सवाल जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो भी बता देती हूँ। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 344(1). ठीक है, ये आपका पार्ट 27 में फॉल करता है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, और एक आर्टिकल है आपका 351, ये बात करता है कि भाई हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, तो ये आपका 351 बात करता है हिंदी लैंग्वेज से। और एक मदर टंग का भी आर्टिकल आता है, वो है आपका आर्टिकल 350 आई थिंक ए और आई थिंक बी, आई एम नॉट क्लियर, लेट मी चेक विच आर्टिकल इज दैट। ओके, सो इट इज़ आर्टिकल 350B। ये आपका स्पेशल पावर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बात करता है। और 350A जिसकी मैं बात कर रही थी, मदर टंग मतलब फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज।
तो ये आपका 350E से रिलेट करता है। और अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखा होगा तो वहाँ पे भी ये बात कही गई है कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, और वो आपका लाइक कहाँ से आया, तो वो आपका आर्टिकल 350A से आया। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका पार्ट नंबर 17 जो है ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट करता है, और ये कवर करता है आपका आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ये बात करता है एक्सट्रेडिशन इज रिलेटेड टू। तो एक्सट्रेडिशन वर्ड आपको, जो एक्सट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट है ये यूनियन लिस्ट से रिलेट करता है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 18 इसकी बात करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 67 का। 68 की बात करूं तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेट टू। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द वर्ड all the courts used in article 141 does not include the supreme court। तो किस केस में ये कहा गया था कि सारे कोर्ट्स जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड नहीं होगा 141 के पर्पस के लिए। अब 141 जो आर्टिकल है वो बात ये कहता है कि भाई जो भी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो बाकी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे। तो ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बात कही गई थी, और ये केस है आपका 1954 का। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका 48 में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 48 में। ठीक है, और अगर मैं 47 की बात करूं तो 47 कहता है इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है, और जो 49 है वो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की बात करता है, और जो 46 है ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन SC and ST की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन का जो इशू है वो रेज हुआ था, क्वेश्चन डिस्कस हुआ था चंपकन देवराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास में। ये 1951 की जजमेंट है, और यहाँ से फर्स्ट अमेंडमेंट भी स्टार्ट हुई थी, और इसी में रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was decided that the power of High Court under Article 226 and 227 are the basic structure of the Constitution। तो एल चंद्र कुमार के केस में ये बात डिसाइड हुई थी कि जो आर्टिकल 227 एंड 226 एंड 227 में जो पावर है हाई कोर्ट के पास वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगी। नेक्स्ट जो है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत। तो कौन से केस में इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत को एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो आंसर है पीटी थॉमस वर्सेस थॉमस जॉब 2005। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे आपको मैच करना था। तो देखो अगर आपको ये पर्टिकुलर केस पता है मुरली एस देओरा केस, जो कि बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस से रिलेट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी पॉपुलर केस है, तो भी आप इस केस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि डी का 2 होगा, और डी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द वर्ड एक्ट इज डिफाइंड। तो एक्ट और ओमिशन सेक्शन नंबर 33 में है। नेक्स्ट है 77, ये बोलता है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रीस्ट्रेन। रॉन्गफुल रीस्ट्रेन आईपीसी में कहाँ पनिशेबल है? तो 339 आपका रॉन्गफुल रीस्ट्रेन डिफाइन करता है, 340 आपका
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइन करता है, 341 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट है और 342 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है। तो यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट पूछी थी तो 341 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आईपीसी द वर्ड ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, तो सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी द वर्ड एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड, तो एक्सटॉर्शन 383 में डिफाइन है। नेक्स्ट है 80, ये बोलता है कि इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी द वर्ड क्रूएलिटी इज डिफाइंड, तो क्रूएलिटी 498 ए में डिफाइन है और 498 आपका चैप्टर 20 ए में आता है और ऐड हुआ था 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 81, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड, तो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड आपका 309 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पनिशमेंट जो है वो अप टू 1 ईयर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे ना 2-3 चीज़ें बहुत रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेज हो चुका है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले केस आया था 1994 में पी रत्नम, फिर आया था ज्ञान कौर 1996 में। ठीक है, तो दोनों ही केस इससे रिलेट करते हैं। आज की डेट में अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड फुल्ली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। ज्ञान कौर में ये बात कही गई कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, और अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट अपनी लाइफ को लेने सुइसाइड करने की कोशिश करता है तो वो पनिशेबल होगा। काफ़ी सारे डिस्कशन इस बात पे वैसे होते हैं। नेक्स्ट है कि इन विच केस ऑफ द इंडियन पीनल कोड द वर्ड गुड फेथ हैज़ नॉट बीन यूज, तो कौन से में सेक्शन में गुड फेथ यूज़ नहीं है, तो सेक्शन 90 में गुड फेथ यूज़ नहीं है। अब मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूँ तो सेक्शन नंबर 89 है, ये बात करता है कि अगर कोई बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड के लिए कोई कंसेंट देता है गुड फेथ में तो 89 में कवर है, और 92 जो है वो कंसेंट देता है कोई इम्पॉसिबल चीज़ के लिए, और 93 है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। यहाँ पे सपोज़ कोई सर्जन है वो कम्युनिकेशन करता है गुड फेथ में अपने पेशेंट के साथ, तो वो कवर होगी 93 में। और यहाँ पे भी गुड फेथ है, यहाँ पे भी गुड फेथ है, और यहाँ जो 90 है ये कंसेंट फियर और मिसकंसेप्शन में देने की बात करता है, तो वो गुड फेथ में नहीं आती, तो यहाँ पे आंसर होगा वो कि नॉट पूछा गया है, तो 90। नेक्स्ट है कि अनलॉफुल असेंबली कहाँ डिफाइन है, 141 में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन है। चैप्टर जो है वो है आपका 8, और ये 141 से लेके 171 तक रिलेट करता है, और ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मीट्स बी ऑन नेशनल हाईवे, shows him a pistol and demands B's purse. B in consequence surrenders his purse. Which of the following offense is being committed? तो यहाँ पे ए जो है वो बी को हाईवे पे मिलता है, पिस्टल दिखाता है और कहता है भैया मेरा अपना पर्स मेरे को दे दो। बी डर जाता है, पर्स दे देता है, तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया, तो ए ने उसको इंस्टेंट फियर में रखा, क्योंकि उसने पिस्टल दिखाई, तो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में रखा, तो ये रॉबरी होगी। ठीक है, और रॉबरी आपको 390 में डिफाइन मिलेगी। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों रॉबरी हो सकते हैं। कब थेफ्ट रॉबरी बनेगा, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनेगा, ये आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी सेक्शन नंबर 390 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ इम्पोर्टिंग गर्ल्स फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज अप टू 10 years इफ द एज ऑफ द गर्ल इज सो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं 14 years, 18 years, 19 years और 21 years, तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि भाई अगर इम्पोर्टिंग की जा रही है गर्ल्स की तो वो कितनी एज से कम जो लड़की है उसके लिए जो पनिशमेंट होगी 10 सालों की होगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 366 बी में, और वहाँ पे जो गर्ल की एज है वो 21 ईयर दे रखी है। तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन
85 में भी इनवॉलंटरी होता है, 86 में भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हम 85 मार्क करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 87 में बात करें तो 87 क्वेश्चन कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इफ देयर इज। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में आप कब डेथ कॉज कर सकते हो, ये बात की जा रही है। तो दो सेक्शंस होते हैं जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो, एक तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में और एक तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में। 100 और 103। 100 जो है वो बात करता है बॉडी के केस में, 103 जो है वो प्रॉपर्टी के केस में बात करता है, ठीक है। तो 100 में कुछ लिस्ट दे रखी है जहाँ पे अगर कोई आपकी ऐसा कोई ऑफेंस आपके अगेंस्ट करता है तो आप प्राइवेट डिफेंस लेते हुए डेथ तक कॉज कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कि इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, throwing or administering acid or attempt to throw or administer acid, apprehension of death, apprehension of grievous hurt और intention of committing rape। तो टोटल कितने हैं आपके 7, ठीक है। और जो 7th है ये एसिड की बात करता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर एसिड अटैक करता है या अटेम्प्ट करता है एसिड थ्रो करने का, तो उसके केस में भी प्राइवेट डिफेंस लेते हुए डेथ कॉज की जा सकती है। तो ये तीनों चीज़ें कवर होंगी, ऑल द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 88, ये बात करता है सरला मुदगल प्रेसिडेंट ऑफ कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का ये केस था। ये किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो ये बाइगमी से रिलेट करता है और यहाँ पे ये बात कही गई थी कि अगर कोई आदमी अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करता है जस्ट टू गेट मैरिड अगेन, ठीक है, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करता है अपने आप को ताकि वो फिर से दूसरी शादी कर ले, क्योंकि इस्लाम में पॉलीगमी अलाउड है, हिंदूज़ में पॉलीगमी बैन है। तो ऐसी जो रिलीजन कन्वर्जन होगी वो वैलिड नहीं होगी, और जस्ट ओनली कन्वर्जन इन इस्लाम इन ऑर्डर टू गेट मैरिड अगेन इज़ एन ऑफेंस, ये बात कही गई थी इस पर्टिकुलर केस में। तो ये बाइगमी से रिलेट करता है और ऑफेंस कहाँ होगा, 494 जो कि बाइगमी से रिलेट करता है, 494 ऑफ आईपीसी, उसमें ऑफेंस माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। अब नेक्स्ट है 89, ये कहता है इन विच केस द कोर्ट मेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस किस केस में बताया गया था, तो महबूब साहब वर्सेस किंग एम्परर करेक्ट आंसर होगा। और ये वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर भी इंपॉर्टेंट केस है। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दीज आर ऑल्सो वेरी लैंडमार्क जजमेंट। और एक और सवाल पूछा जाता है वो है आपका नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से। तो वहाँ पे ये सवाल होता है कि कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे 34 और 149 में डिफरेंस बताया था, सेक्शन 34 और 149। तो वहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और जो ये दोनों केस हैं इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, और इन दोनों केसेस में ये कहा गया था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी बन सकता है, ठीक है। पहले से कॉमन इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, ऑन द स्पॉट भी बन सकता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असॉल्ट अंडर सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉज्ड बाय। तो असॉल्ट कैसे कॉज होता है, जेस्टर से, प्रेपरेशन से, मियर वर्ड से, जेस्टर और प्रेपरेशन से। तो 351 में अलग से लिख रखा है कि मियर वर्ड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट, जेस्टर और प्रेपरेशन से असॉल्ट होता है। तो यहाँ पे जेस्टर और प्रेपरेशन विल बी दी आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91 कहता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो ये बात तो मैंने आपको यहीं बताई थी कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात करें तो 100 में है और प्रॉपर्टी की बात करें तो 103 है, इन दोनों में आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 92 क्वेश्चन ये बोलता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द आईपीसी। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आपका 403 में डिफाइन है, ठीक है। 405 में क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीबीटी।
ठीक है। और 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट है और 415 में चीटिंग है। और ये सारे आपके कवर होते हैं चैप्टर नंबर 17 से, जो कि है आपका 378 से लेके 462 तक, क्योंकि 463 से फॉर्जरी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी, 131 से 140 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेट करते हैं। और ये जो है 171 ए से 171 आई, ये इलेक्शन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट होगा। 94 कहता है द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो अबेटमेंट का ऑफेंस कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो तीनों से, एडिंग से, कॉन्स्पिरेसी से, इंस्टिगेशन से, तीनों से कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये आपको सेक्शन नंबर 1707 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अंडर द आईपीसी 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ। तो कौन से केस में कंसेंट का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो ये कंसेंट है इससे रिलेटेड है सेक्शन नंबर 87। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंसेंट देता है कि हाँ ठीक है आप जो भी पेन दे रहे हो मैं ले रहा हूँ, कंसेंट के साथ ले रहा हूँ, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया जाता है और दिया रखा है बेरेक्ट में कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को फेंस करते हैं, अपने एक दूसरे से बांध लेते हैं और उसके बाद कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो अगर कंसेंट के साथ किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर उसमें किसी को, एक व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, कुछ ऑफेंस कमिट हो जाता है तो। लेकिन इस सेक्शन की मार्जिनल हेडिंग में ही ये बात लिखी गई है कि एक्सेप्ट दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मतलब कंसेंट डेथ और ग्रीवियस हर्ट की नहीं दी जा सकती। तो आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन था कि अंडर आईपीसी द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ना ही डेथ के लिए ना ही ग्रीवियस हर्ट के लिए डिफेंस ऑफ कंसेंट अलाउड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 97, बहुत ही कॉमन सवाल है कि हैंगमैन जो है वो किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत हैंगमैन का काम करता है, प्रिजनर को हैंग करता है, तो वो कहाँ पे उसको जनरल एक्सेप्शन में सेव किया जाएगा। सेक्शन नंबर 78, इसका ये इलस्ट्रेशन भी है। सेक्शन नंबर 68 जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 में आता है। और सेक्शन नंबर 78 में कोई भी एक्ट इन परस्यूट ऑफ कोर्ट ऑर्डर किया जाता है तो उसे सेव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, ये बोलता है ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड कंसेंट, हियर द इंटेंशन टू अनॉय जेड, हियर ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ। तो ए ने अपने डॉग को जेड के पीछे लगा दिया इस इंटेंशन से कि जेड अनॉय हो जाए। ठीक है, तो ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, तो उसने क्रिमिनल फोर्स कमिट किया। ये आपको इलस्ट्रेशन में भी देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 350 के। ठीक है, और क्रिमिनल फोर्स कैसे कैसे होता है, तो भाई अगर आप कोई इंजरी कॉज करते हो, कोई फियर कॉज करते हो, कोई अनॉयंस, मैं लिख देती हूँ इंजरी, फियर और अनॉयंस। ठीक है, इससे आप ऐसा कुछ करते हो तो क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने अनॉयंस किया है। क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। तो थेफ्ट जो है आपको डिफाइन मिलेगा सेक्शन नंबर 378 में, और वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है पजेशन। ठीक है, तो मतलब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की पजेशन में से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो उसे हम थेफ्ट की कैटेगरी में डालते हैं। ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एफ्रे। तो एफ्रे में क्या होता है, एफ्रे की जो डेफिनेशन है वो है आई थिंक 159 में एफ्रे डिफाइन है आईपीसी में, और ये कहता है कि अगर दो व्यक्ति पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि पब्लिक, मतलब फाइटिंग करते हैं और उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, तो वो ऑफ एफ्रे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और मोर पर्सन नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति की बात है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। फाइटिंग ज़रूरी है, पब्लिक प्लेस ज़रूरी है और पब्लिक पीस का डिस्टर्ब होना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस। क्या ऑफेंस नहीं है, तो सुसाइड ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ऑफेंस है, मर्डर ऑफेंस है, एंड अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर ऑफेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सुसाइड ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ऑफेंस है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर आपका बन रहा है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्प्रेड कीजिए, दूसरों को भेजिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, मेरा ये मानना है। तो ऐसा आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मेरे वीडियोज़ में आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।